11 सितंबर 2025 दिन गुरुवार को मुंबई के बॉम्बे हाउस में, जो कि उद्योग जगत के सबसे बड़े कंपनी की कॉर्पोरेट बिल्डिंग है, वहां बोर्ड ऑफ मेंबर्स की एक मीटिंग होती है। एक मीटिंग जिसके अंदर में नॉमिनेटेड डायरेक्टर को वापस से रीअपॉइंट करना था, मगर इस मीटिंग के बाद एक ऐसा भूचाल आता है जिसका असर न सिर्फ कंपनी पर पड़ने वाला था बल्कि पूरे इंडिया में पड़ने वाला था। इस भूचाल का असर कैबिनेट तक जाता है और इंडिया के गृह मंत्री अमित शाह जी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को इस भूचाल को रोकने के लिए इसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया के सबसे बड़े कॉर्पोरेट घराने की। मैं बात कर रहा हूँ टाटा समूह की। टाटा समूह, जिसे हम टाटा ट्रस्ट, टाटा सन्स, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज और न जाने कितने नाम से जानते हैं, कितने सब ब्रांड के नाम से जानते हैं। टाटा ट्रस्ट जो बनाया ही मानवता के लिए गया है। टाटा ट्रस्ट से ही रतन टाटा जी अपने मानवता का, अपने ह्यूमैनिटी का सारा काम करते थे। टाटा ट्रस्ट एक ऐसा ट्रस्ट है बल्कि पूरी दुनिया में जरूरतमंद लोगों की अलग अलग तरीके से मदद कर रहा है। फिर चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो दवाई हो या फिर कुछ भी हो। टाटा समूह की, जिसका आज की डेट में मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 33 लाख करोड़ रुपए है। इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी में गिने जाने वाली रिलायंस का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 18 लाख करोड़ रुपए है। वहीं दूसरे नंबर पे अडानी का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 15 लाख करोड़ रुपए है। यानी इन दोनों के मार्केट कैपिटलाइजेशन को अगर जोड़ दिया जाए तब टाटा के बराबर में आती है। टाटा समूह एक ऐसी कंपनी है जिसे हम रतन टाटा जी के नाम से जानते हैं। रतन टाटा जी, जिन्हें भारत में पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। जी हाँ, सन 1991 से 2012 तक टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन के रूप में कार्य करने वाले वही रतन टाटा जी, जो इस दुनिया को 9 अक्टूबर 2024 को छोड़कर चले गए। और ये पूरी कहानी, ये पूरी लड़ाई शुरू होती है उनके डेथ के बाद से। इतनी बड़ी विरासत को संभालने की जंग शुरू हो जाती है। तो आखिर बात आती है कि ऐसा क्या हुआ उस दिन कि इतना बड़ा भूचाल आया। बात होती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ उस दिन कि अमित शाह और निर्मला सीतारमण को किसी बिजनेस के अंदर में इन्वॉल्व होना पड़ा। क्यों अमित शाह की नजर टाटा कंपनी पे बनी हुई है? इस बात को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा टाटा समूह और इसके कई सारी कंपनियों के बारे में, जहां मेनली मैं 5 कंपनी का जिक्र करूंगा जिनका इस पूरे वीडियो में जिक्र होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं टाटा ट्रस्ट की, जिसके माध्यम से रतन टाटा जी अपने सारे चैरिटी का काम किया करते थे। ये पेरेंट कंपनी है। आज की डेट में टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा जी हैं, जो रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। दूसरे नंबर पर आता है टाटा सन्स, जिसमें टाटा ट्रस्ट की 66% की हिस्सेदारी है। टाटा समूह के सारे कंपनी को यही टाटा सन्स ऑपरेट करती है। तीसरे नंबर पर आता है टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज, जो टाटा सन्स के अंडर में है। टाटा की जितनी कंपनियों के बारे में हम लोग जानते हैं, वो सारी कंपनियां टाटा सन्स के अंडर में आती हैं। चाहे वो लिस्टेड कंपनी है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में या फिर अनलिस्टेड कंपनियां हैं, ये सब टाटा ग्रुप के अंडर में आती हैं। इसके बाद चौथे नंबर पर आता है टाटा ग्रुप की सबसे महत्वपूर्ण कंपनी, टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड। इस नाम को याद रखिएगा क्योंकि आगे वीडियो में इस नाम का जिक्र होने वाला है और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपनी है जो इस पूरे विवाद में एक अहम रोल प्ले करता है। और सबसे आखिर में हम बात करते हैं सपोरजी पलोनजी ग्रुप का, एसपी ग्रुप। जी हाँ, वही ग्रुप जिसे हम साइरस मिस्त्री के कारण जानते हैं। और टाटा सन्स में इस ग्रुप की 18.4% की हिस्सेदारी है। इसका मतलब टाटा सन्स के अंदर टाटा ट्रस्ट की 66% की हिस्सेदारी है, सपोरजी पलोनजी ग्रुप का 18.4% की हिस्सेदारी है और बाकी के लगभग 15-15.5% की हिस्सेदारी टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज की और टाटा की कुछ फैमिली मेंबर्स की है। अब वापस से आते हैं 11 सितंबर 2025 के उस दिन को, जब बोर्ड ऑफ मेंबर की मीटिंग हो रही थी, जिस मीटिंग में भूचाल आया था। एक्चुअली इस मीटिंग में बोर्ड ऑफ मेंबर्स 2 गुटों में बट गए। पहला गुट था जिसमें इस बोर्ड के चेयरमैन नोएल टाटा जी थे, वाइस चेयरमैन वेणु श्रीनिवासन जी थे और तीसरे टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन जी थे। वहीं दूसरे ग्रुप को लीड कर रहे थे मेहली मिस्त्री जी, जो सपोरजी पलोनजी ग्रुप से नाता रखते हैं और रिश्ते में साइरस मिस्त्री के चचेरे भाई लगते हैं। इनके साथ साथ 3 और ट्रस्टी, डेरियस खंबाटा, प्रमीत झावेरी और जहांगीर एससी जहांगीर, इन 4 लोगों का एक दूसरा गुट यहाँ पर था। ये 4 लोग एक दूसरे गुट में थे और जब बात नॉमिनेटेड डायरेक्टर विजय सिंह जी को रीअपॉइंट करने की हुई तो ये दोनों गुट आमने सामने आ गए। एक्चुअली जहां
पहला गुट यानी नोएल टाटा चेयरमैन चाहते थे कि विजय सिंह जी को वापस से रीअपॉइंट किया जाए। वहीं दूसरे ग्रुप का कहना था कि विजय सिंह जी का एज 75 ईयर से ऊपर हो चुका है और ऐसे केस में वो नॉमिनेटेड डायरेक्टर के रोल के लिए फिट नहीं है। अब इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक बार समझते हैं कि विजय सिंह जी का रीअपॉइंटमेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों था। आखिर ये विजय सिंह जी कौन है और इनका टाटा ग्रुप से क्या संबंध है और ऐसा क्या हो गया कि टाटा ग्रुप दो खेमे में बट गया विजय सिंह जी के कारण। विजय सिंह जी को पहली बार 2018 में टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में नामित किया गया था। उन्हें रतन टाटा के निमंत्रण पर ट्रस्टी बनाया गया था। हालांकि 2013 में वह पहली बार टाटा सन्स के बोर्ड में एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में शामिल हुए थे और 2018 में टाटा सन्स के बोर्ड से 70 वर्ष की आयु पूरे होने पर वो हट गए थे। लेकिन उसी वर्ष अगस्त 2018 में उन्हें टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में शामिल किया गया। 2022 में रतन टाटा ने नॉमिनेटेड डायरेक्टर के लिए अपने रूल्स में थोड़ी ढील दी, जिसकी वजह से रिटायरमेंट की एज को 70 की जगह 75 साल कर दिया गया। इन्हीं छूट की वजह से विजय सिंह जी को 2022 में 70 साल से अधिक उम्र होने के बाद भी टाटा सन्स के बोर्ड में पुनः नामित किया गया था। अब बात करते हैं कि रतन टाटा जी के लिए विजय सिंह जी इतने इंपॉर्टेंट क्यों थे कि एक पर्सन जो टाटा सन्स से रिटायर हो चुके थे उन्हें टाटा ट्रस्ट में वापस से नॉमिनेट किया गया, रूल्स चेंज किए गए और उस रूल्स की वजह से वापस से विजय सिंह जी को टाटा सन्स में नॉमिनेट किया गया। तो सबसे पहले समझते हैं विजय सिंह जी के एक्सपीरियंस के बारे में। विजय सिंह जी भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस के एक रिटायर्ड अधिकारी हैं और पूर्व में ये डिफेंस सेक्रेटरी यानी रक्षा सचिव रह चुके हैं। चूंकि इनका लॉन्ग टर्म में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एक एक्सपीरियंस रहा है और ये रोल इनका लीडरशिप का था, इस वजह से रतन टाटा को ये समझ में आ रही थी कि मेरे कंपनी को रेगुलेट करने के लिए ये एक फिट पर्सन है। विजय सिंह जी को रतन टाटा जी के आमंत्रण पर ही 2018 में टाटा ट्रस्ट में नॉमिनेट किया गया था। उनका मेन काम था टाटा ट्रस्ट के एथिक्स को, वैल्यूज को टाटा सन्स और सारे ग्रुप ऑफ कंपनीज में फॉलो करना और करवाना। आप सबको ये पता होगा कि टाटा अपने एथिक्स के लिए, अपने वैल्यूज के लिए जानी जाती है। आप सबने सुना होगा 2008 में जब मुंबई के ताज होटल पर हमला हुआ था तो उस हमले में होटल डैमेज हो गया था। उसके रिनोवेशन में लगभग 2 साल का टाइम लगा था और इस पूरे 2 साल के लिए अपने हर एक स्टाफ, अपने हर एक कर्मचारी को रतन टाटा ने घर बैठाकर उनकी फुल सैलरी पे की थी। ये रतन टाटा का एक एथिक्स था और रतन टाटा चाहते थे कि उनके पूरे टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज में ये एथिक्स मेंटेन रहे और विजय सिंह उनके इसी एथिक्स के समर्थक थे। इसी कारण से टाटा सन्स हो या टाटा ट्रस्ट हो, विजय सिंह जी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन थे। और वापस से रतन टाटा के डेथ के बाद जब उनकी एज 75 ईयर्स क्रॉस करती है तो वो रीअपॉइंटमेंट का टाइम आता है और ऐसे टाइम पे बाकी के 4 ट्रस्टी के द्वारा ये ऑब्जेक्शन लगा दिया जाता है और उनका नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया जाता है। अब सवाल ये आता है कि क्या विजय सिंह जी के रीअपॉइंटमेंट को लेकर ये पूरा हंगामा मचा है और टाटा 2 पार्ट में बटा हुआ है या इसके पीछे और भी कोई कारण है? जी हाँ, शुरुआत में आपको याद होगा मैंने एक कंपनी का नाम लिया था, टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी है और टाटा के अंदर विवाद में इस कंपनी का भी बहुत बड़ा रोल है। आइए समझते हैं इस बात को। टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड एक ग्लोबल ट्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है टाटा ग्रुप के अंदर में, जो मेनली लेदर और फुटवियर में काम करती है और ऑटोमोबाइल्स और एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड का बिजनेस 29 देशों में फैला हुआ है और ये एशिया, अफ्रीका और इवन लैटिन अमेरिका जैसे देशों में भी काम कर रही है। टाटा ट्रस्ट के करंट चेयरमैन नोएल टाटा जी ने लगभग 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इस टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी में की है और ये कंपनी आज की डेट में एक लॉस मेकिंग कंपनी है। इसके पिछले कुछ सालों का अगर फाइनेंशियल ईयर ट्रांजैक्शन देखेंगे तो इस कंपनी ने लगभग 3200 करोड़ का ट्रांजैक्शन किया है और लगभग 400 करोड़ के लॉस पे ये कंपनी है। इस कंपनी के अंदर में 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट नोएल टाटा जी ने किया है और ये एक बहुत बड़ा रीजन है टाटा ग्रुप के अंदर मतभेद होने का। एक्चुअली टाटा के बाकी ट्रस्टी जो आज विरोध में खड़े हैं, उनका कहना है कि टाटा के अंदर अगर कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है तो हमें उससे अवगत कराना चाहिए, हमारी राय, हमारे विचार हमसे पूछे जाए और तब कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लिया जाए। दैट मीन्स कि हमें इग्नोर किया जा रहा है और सारे डिसीजन नोएल टाटा खुद ही ले रहे हैं। अब अगर आप टाटा के पास्ट में जाकर देखोगे तो टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज बनाने का मेन मकसद ही ये था कि
कि कल को अगर टाटा ग्रुप की कोई भी कंपनी किसी भी कारण से अनस्टेबल होती है, लॉस में जाती है, तो बाकी की कंपनीज मिलकर उस कंपनी को सपोर्ट करें, जिससे उस लॉस मेकिंग कंपनी को वापस से रिकवर किया जा सके। टाटा का मेन एजेंडा यही रहा है और इसी कारण से टाटा सन्स आज की डेट में अपने सारे टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज को सपोर्ट करती है। अब जब 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट टाटा सन्स से किया गया है, तो ऑब्वियसली टाटा सन्स के बाकी जितने भी ट्रस्टी हैं उनके तरफ से एलिगेशन लगना लाजमी है और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है टाटा के अंदर में इस वैचारिक मतभेद का और इस भूचाल का। तो क्या विजय सिंह जी के अपॉइंटमेंट के कारण या नोएल टाटा ने जो 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट एक लॉस मेकिंग कंपनी में किया, इस कारण से आज कंपनी दो भागों में बंट रही है? अभी एक और तीसरा कारण भी है और वो तीसरा कारण समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा सपोरजी पलोनजी ग्रुप के बारे में और साइरस मिस्त्री जी की कहानी जाननी होगी। इस पूरे मुद्दे को समझने से पहले आइए समझते हैं साइरस मिस्त्री के बारे में और उनका टाटा ग्रुप से क्या रिलेशन रहा है। साइरस पलोनजी मिस्त्री एक इंडियन बॉर्न आयरिश बिलियनियर बिजनेसमैन है जो 2012 से 2016 तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन रह चुके हैं। वो टाटा ग्रुप में छठे चेयरमैन थे और दूसरे ऐसे चेयरमैन थे जिनका सरनेम टाटा नहीं था, यानी टाटा फैमिली के बाहर के पर्सन थे। साइरस मिस्त्री की बहन जिनका नाम आलू था, उनकी शादी नोएल टाटा जी से हुई है, यानी आप कह सकते हैं कि नोएल टाटा और साइरस मिस्त्री के बीच ब्रदर इन लॉ का रिलेशन था। हमारी भाषा में कह सकते हैं जीजा और साले का। अब शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि टाटा सन्स के अंदर में टाटा ट्रस्ट की 66% हिस्सेदारी है, वहीं एसपी ग्रुप की 18.4% की हिस्सेदारी है और उस समय साइरस मिस्त्री इस एसपी ग्रुप को लीड कर रहे थे। 2006 में उन्होंने टाटा सन्स को एज ए डायरेक्टर ज्वाइन किया था और मिड 2012 में रतन टाटा के बाद उन्हें टाटा ग्रुप का सर्वे सर्वा घोषित किया गया था। एट द एज ऑफ 44 साल की उम्र में उन्होंने दिसंबर 2012 में टाटा ग्रुप की कमान संभाली, मगर इनका कार्यकाल लगभग 4 सालों का रहा और काफी विवादास्पद रहा। कारण ये था कि लगभग 150 सालों से टाटा अपने एथिक्स की वजह से चल रही है। आज पूरे देश में रिलायंस, अडानी और न जाने कितनी कंपनियां हैं, मगर फिर भी अगर एक रिस्पेक्ट की बात आती है तो सबसे पहला नाम टाटा का आता है और वो सिर्फ और सिर्फ रतन टाटा जी की वजह से। तो एक पर्सन जिसके लिए वैल्यूज, ह्यूमैनिटी, मानवता बहुत मायने रखती है, कई बार उन्होंने अपनी कंपनी को उस कंडीशन में भी रन किया जिस समय कंपनी लॉस में जा रही थी और इसका एक सिंपल एग्जांपल टाटा की नैनो कार थी। हर एक यूनिट के सेल पे टाटा कंपनी को नुकसान हो रहा था, मगर चूंकि रतन टाटा जी ने प्रॉमिस किया था कि मैं लाख रुपए में लोगों को 4 व्हीलर प्रोवाइड करवाऊंगा और अपने इस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए उन्होंने टाटा नैनो लॉन्च किया था। जो कंपनी अभी तक एथिक्स के ऊपर चल रही थी, अचानक से साइरस मिस्त्री के आने के बाद कहीं ना कहीं वो मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की तरफ बढ़ रहा था। साइरस मिस्त्री का कहना था कि कंपनी के जिस सेगमेंट की वजह से हमारा नुकसान हो रहा है उस सेगमेंट को सेल आउट कर दिया जाए, जबकि रतन टाटा या विजय सिंह जी इन सब बातों से सहमत नहीं होते थे। कई सारे बिजनेस स्ट्रेटजी डिफरेंट होने की वजह से रतन टाटा और साइरस मिस्त्री में धीरे धीरे विवाद बढ़ने लगा और फाइनली अक्टूबर 2016 में साइरस मिस्त्री को टाटा ग्रुप के चेयरमैन के पद से हटा दिया गया। हालांकि ये काफी विवादास्पद रहा और इस मुद्दे को साइरस मिस्त्री जी ने NCLT यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में अपील के दायरे में डाला, जहां पर उन्हें हार मिली। 20 दिसंबर 2016 को NCLT कोर्ट में अपील किया था, जिसका फैसला 9 जुलाई 2018 को आता है, जिसमें NCLT कोर्ट ने इनकी अपील को डिसमिस कर दिया। वापस से इन्होंने NCLAT कोर्ट मुंबई में अपील किया, जहां पे 18 दिसंबर 2019 को इनके पक्ष में फैसला जाता है और वापस से कोर्ट इन्हें एज ए चेयरमैन रीअपॉइंट करने का ऑर्डर देती है, मगर साथ ही साथ वो टाटा सन्स को 3 वीक का समय देती है सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई करने के लिए। टाटा सन्स की तरफ से 2 जनवरी 2020 को ये अप्लाई किया जाता है और फाइनली 26 मार्च 2021 को फैसला टाटा सन्स के फेवर में आती है, रतन टाटा के फेवर में आती है और इनके और साइरस मिस्त्री के चेयरमैन पद से हटाए जाने को वैलिड करार दिया जाता है। हालांकि दुर्भाग्यवश एक कार एक्सीडेंट में सितंबर 2022 में साइरस मिस्त्री जी की डेथ हो जाती है और मेहली मिस्त्री इन्हीं साइरस मिस्त्री के चचेरे भाई हैं। अब आते हैं अपने उस तीसरे वजह पे जिसकी वजह से टाटा ग्रुप में इतनी बड़ी भूचाल आई हुई है। जैसा मैंने बताया कि टाटा सन्स के अंदर में एसपी ग्रुप का 18.4% का स्टेक है, यानी आज की डेट में लगभग 18 साढ़े 18% की हिस्सेदार एसपी ग्रुप है।
एसपी ग्रुप का मानना है कि टाटा सन्स को शेयर मार्केट में आईपीओ के लिए लिस्टेड कर देना चाहिए। वहीं टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन और टाटा ट्रस्ट के सभी मेंबर्स का यह मानना है कि टाटा सन्स को कभी भी लिस्ट नहीं किया जाए। अब इस लिस्टिंग के पीछे की वजह को समझते हैं। एक्चुअली एसपी ग्रुप आज की डेट में कर्ज में चल रही है। उसके ऊपर एक भारी भरकम कर्ज है, लगभग 50 से 60 हजार करोड़ रुपए का। और एसपी ग्रुप आज की डेट में चाहती है कि मैं अपना टाटा ग्रुप का स्टेक सेल करके उस पैसे से अपना कर्ज चुका पाऊं। इसी वजह से वो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द टाटा सन्स आईपीओ के लिए लिस्टेड हो जाए। अब एक बात आती है कि उन्हें अपना स्टेक बेचना है तो वो तो अभी भी बेच सकते हैं, मगर अभी बेचने में प्रॉब्लम यह है कि अभी ये कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है। दैट मीन्स कि आपको कोई प्राइवेट खरीदार चाहिए और कोई भी इंडिविजुअल पर्सन आपको इतना बड़ा अमाउंट सडनली पे नहीं करेगा। दूसरी बात, आपके स्टेक की वैल्यूएशन कम हो जाएगी। जबकि आईपीओ में ये फायदा होता है कि आईपीओ आने से आम पब्लिक भी उस शेयर को खरीद सकती है और वहां पे हाई रेट मिलने के चांसेस होते हैं। तो आईपीओ आना एसपी ग्रुप के लिए फायदे की बात होगी। इस वजह से एसपी ग्रुप बार बार ये प्रेशर क्रिएट कर रही है कि टाटा सन्स को आईपीओ में लिस्टेड किया जाए। हालांकि आरबीआई के रूल के हिसाब से टाटा सन्स को एज एन अपर लेयर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी घोषित कर दी गई है लगभग 3 साल पहले, और इनके लिए आईपीओ में लिस्ट कराना मैंडेटरी हो गया है और ये टाइम सितंबर 2025 में पूरा हो चुका है। मगर वहीं दूसरे साइड टाटा सन्स ने अपने डी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रखा है और वो आईपीओ में लिस्ट नहीं होना चाहती हैं। अब एक बात यहाँ पर समझने लायक है कि एक इतनी बड़ी कंपनी जो चाहे तो अपने शेयर सेल आउट करके बहुत ज्यादा पैसा जनरेट कर सकती है, वो अपने आप को शेयर मार्केट में लिस्ट क्यों नहीं कराना चाहती है। जहां आज छोटे से छोटी कंपनी भी अपने आप को शेयर मार्केट में लिस्ट कराकर मार्केट से पैसा उठाने की कोशिश कर रही है, वहां एक इतनी बड़ी कंपनी आखिर अपने आप को लिस्ट क्यों नहीं कराना चाहती है। ये बात सही है कि शेयर मार्केट में लिस्टिंग कराकर बहुत पैसा उठाया जा सकता है, लेकिन साथ साथ अपने कंपनी को क्वार्टरली स्केल करने का एक बहुत ही हार्ड प्रेशर होता है। जबकि पिछले 150 सालों से टाटा ग्रुप के काम करने का तरीका अलग है। अभी अगर टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज की किसी एक कंपनी को कुछ भी नुकसान होता है तो बाकी कंपनीज से पैसा लेकर उस कंपनी में डाला जाता है और जब वो कंपनी रिकवर कर लेती है तो वापस से वो पैसा जिस कंपनी से लिया गया उस कंपनी को दे दिया जाता है। लेकिन एक बार शेयर मार्केट में लिस्टेड हो जाने के बाद टाटा ट्रस्ट का या टाटा सन्स का जो इन कंपनीज पे कंट्रोल है वो खत्म हो जाएगा, इनका एकाधिकार खत्म हो जाएगा और ये पूरी की पूरी कंपनी मार्केट के ट्रेडिशन के हिसाब से चलने लगेगी। और उस केस में आप एक कंपनी का पैसा उठाकर दूसरे कंपनी में नहीं लगा सकते और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी टाटा ग्रुप के लिए। इसी कारण से अभी भी टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन या इवन टाटा सन्स के चेयरमैन ये नहीं चाहते कि टाटा सन्स को प्राइवेट लिमिटेड की जगह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया जाए, इसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाई जाए। अब इन सारे विवाद का इंडिया में क्या असर पड़ेगा। वीडियो के शुरुआत में मैंने बोला था कि ना सिर्फ कंपनी में बल्कि पूरे इंडिया में एक भूचाल आया है। तो इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि टाटा एक ऐसी कंपनी है जिसकी मार्केट वैल्यूएशन लगभग 33 लाख करोड़ रुपए है। उसमें अकेले लगभग टाटा सन्स या टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज की अगर मैं इंडिविजुअल बात करूं तो लगभग 17-18 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इसके अलावा ऐसी कई सारी कंपनियां हैं जो टाटा के नाम से चलती हैं और कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनका ब्रांड नेम कुछ अलग है। हम लोग रोजमर्रा की अपनी जिंदगी में या तो टाटा के उन ब्रांड्स के सामान का इस्तेमाल कर रहे हैं या आते जाते कहीं ना कहीं हम उन ब्रांड्स को, उनके आउटलेट्स को देखते हैं। जैसे टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो आईटी सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है, जैगुआर और लैंड रोवर जो ऑटोमोबाइल सेगमेंट में बहुत ही अच्छा कर रही है, टाटा की हिताची नाम से इनकी मशीनरी कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, वोल्टास एसी जो हमारे घरों में लगा होता है वो टाटा का है, टाटा के ताज, विवांता और जिंजर जैसे होटल सेगमेंट में भी अच्छे खासे बिजनेस हैं। 1mg जो ऑनलाइन दवाइयों की सप्लाई करती है ये टाटा के अंडर में है। बिग बास्केट जो ग्रोसरी डिलीवर करता है ये भी टाटा की कंपनी है। एयर इंडिया के बारे में सबको पता है कि एविएशन के फील्ड में रतन टाटा जी का हमेशा से ड्रीम रहा था, वो उनका इंटरेस्ट क्षेत्र था और एयर इंडिया आज भी टाटा ग्रुप ने एक्वायर कर रखा है। हम लोग टाइटन और फास्ट्रैक की घड़ियां यूज करते हैं और ये भी टाटा ग्रुप के अंदर में आता है। क्रोमा टाटा ग्रुप का है, ज्वेलरी ब्रांड तनिष्क टाटा ग्रुप का है, कपड़ों में वेस्ट साइड और जूडियो की जो हम मॉल देखते हैं वो भी टाटा ग्रुप की है और ग्रीन टी में जो तेतली नाम से ब्रांड चलता है ये भी टाटा का है। इसके अलावा टाटा के नमक से लेकर केमिकल्स, टाटा सन्स, टाटा केमिकल्स, टाटा मोटर्स और न जाने कितने सारे प्रोडक्ट हैं जो हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं।
ऑटोमोबाइल सेगमेंट में, खासकर कॉमर्शियल सेगमेंट में टाटा के ट्रक आप हमेशा देखते होंगे। अगर सड़कों पे आप 500 ट्रक देखते हो तो उसमें से 4 से 450 ट्रक सिर्फ और सिर्फ अकेले टाटा की होती है। तो कॉमर्शियल सेगमेंट में टाटा की अपनी बहुत बड़ी पकड़ है। तो एक कंपनी जिसकी मार्केट वैल्यूएशन लगभग 33 लाख करोड़ रुपए हो चुकी है, अगर इस कंपनी के अंदर कोई भी इशू क्रिएट होता है, अगर ये कंपनी दो पार्ट में टूटती है या इसके अंदर मतभेद क्रिएट होता है, तो इसका असर उस कंपनी के सारे एम्प्लॉय पे पड़ेगा। और आज की डेट में टाटा ग्रुप के अंदर में लाखों में लोग जॉब कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये डायरेक्ट असर उन लोगों के ऊपर पड़ेगा। और इंडियन इकोनॉमी में टाटा का बहुत बड़ा रोल है। तो अगर टाटा की मार्केट कैपिटल डाउन होती है, अगर टाटा के शेयर्स डाउन होते हैं, अगर टाटा की प्रॉफिट कम होती है या टाटा लॉस में जाती है अपने आपसी मतभेद की वजह से, तो इसका असर पूरे देश पे पड़ेगा और पूरे देश की इकोनॉमी के लिए ये बहुत गहरा संकट क्रिएट कर सकता है। यही रीजन है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने और हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने टाटा ग्रुप के इन दोनों गुटों को अपने यहाँ मिलने के लिए बुलाया। और उस मीटिंग के अंदर में दोनों गुटों को ये समझाया गया कि आपसी मतभेद को आप अपने हिसाब से हैंडल करो, मगर उसका असर बाहरी दुनिया पर या इंडिया के इकोनॉमी पे नहीं पड़ना चाहिए। दैट मीन्स कि टाटा के जो भी इश्यूज है, आपके आपसी जो भी मतभेद है, उसको आप बातचीत के द्वारा सॉल्व कीजिए, मगर उसका असर इंडियन इकोनॉमी पे या उन लोगों के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए जो आपके एम्प्लॉय हैं। हालांकि अमित शाह जी ने बहुत ही कड़े शब्दों में दोनों गुटों को चेतावनी दी है, तो अब देखना है कि इसका क्या असर पड़ता है और इस मुद्दे को कैसे सुलझाया जाता है। मगर जहां तक मैंने बात की, अगर इस पूरे मुद्दे को संक्षेप में कहा जाए तो 3 रीजन है जिसकी वजह से टाटा ग्रुप लड़ रही है। सबसे पहला, नॉमिनेटेड डायरेक्टर विजय सिंह जी का अपॉइंटमेंट, जो रतन टाटा जी के बहुत ही खास आदमी हैं, उनके नक्शे कदम पर चलते हैं, उनके वैल्यूज, उनके एथिक्स को फॉलो करते हैं, जबकि एक नई जनरेशन टाटा के अंदर में कुछ नए चेंजेस लाना चाहती है। और यहाँ पे फिर बात हो रही है आपसी हितों के टकराव की, और इस वजह से टाटा के अंदर में टकराव देखने को मिल रहा है। दूसरा रीजन है एक लॉस मेकिंग कंपनी में टाटा सन्स से 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, जो बाकी के ट्रस्टी नहीं चाहते हैं। और तीसरा रीजन है टाटा सन्स को आईपीओ में लिस्ट कराना, जो कि खुद टाटा सन्स और टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नहीं चाहते हैं, जबकि जिनका 18.4% स्टेक है, मेहली मिस्त्री और एसपी ग्रुप, वो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द टाटा सन्स आईपीओ में लिस्ट हो जाए। और इन्हीं सब कारणों से टाटा के अंदर में ये विवाद चल रहा है। तो ये सारी खबर जो हमारे सामने आई कि विजय सिंह जी के अपॉइंटमेंट को लेकर ये मुद्दा आगे बढ़ा है, इसके पीछे 2 बहुत बड़े रीजन रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ विजय सिंह जी के अपॉइंटमेंट का ही मुद्दा नहीं था, वो एक ऐसा मुद्दा था जो बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ। लोगों को देखने को मिला कि इस वजह से 2 पार्टियां आपस में लड़ रही हैं। पर्दे के पीछे देखा जाए तो इन दोनों गुटों के अपने कुछ न कुछ ऐसे फाइनेंशियल रीजन रहे हैं जिसकी वजह से ये पूरा मतभेद क्रिएट हुआ है। और हम कह सकते हैं कि ये लड़ाई रतन टाटा जी के लाइफ में भी चल रही थी, मगर उन्होंने इसे रोक रखा था। उनके डेथ के बाद जब कोई उस कंपनी को संभालने वाला नहीं था, तो दोनों गुट आमने सामने आ गए, और जब मतभेद टकरा रहे हैं तो आज टाटा की जड़ें हिल रही हैं। एक कंपनी जो लगभग 150 सालों से इंडिया में चल रही है, जिसे 1868 ईस्वी में जमशेदजी टाटा ने स्टार्ट किया था, 2024 तक जिसकी विरासत को रतन टाटा जी ने आगे बढ़ाया। आज 150 सालों के बाद, लगभग 157-158 सालों के बाद उसकी जड़ें हिल रही हैं, और कारण कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ आपसी प्रलोभन। हर एक पार्टी अपना फायदा देख रही है, फिर चाहे वो नोएल टाटा हो या फिर वो मेहली मिस्त्री हो, मगर टाटा के इस विरासत को, टाटा के उस एथिक्स को अभी आगे कौन लेकर जाता है, ये भविष्य में देखने वाली बात होगी। अब एक सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि इन केस अगर ये मामला नहीं सुलझता है तो क्या होगा। अगर ये मामला नहीं सुलझता है तो उस केस में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में टाटा सन्स लिस्टेड हो जाएगी, एसपी ग्रुप अपने स्टेक वहां से सेल आउट करके एग्जिट ले लेगी, और ये 18.4% शेयर आम जनता को मौका मिलेगा टाटा सन्स में खरीदने का। रही बात 1000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की, तो जैसा टाटा पहले भी करती आई है और अब भी अपनी पॉलिसी को फॉलो कर रही है कि अगर टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी में से किसी भी कंपनी को कभी भी कोई भी लॉस होती है, तो इस लॉस को टाटा कंपनी रिकवर करेगी बाकी कंपनी के सपोर्ट से। और आज भी टाटा इस नियम पे चल रही है, और ये बहुत अच्छी बात है कि अगर कोई एक थोड़ा लड़खड़ा रहा है तो बाकी लोग मिलकर उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अब इस पूरे विषय पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या सोच है, और आपको क्या लगता है कि कौन सा वो मेन रीजन रहा है जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा भूचाल आया है? क्या वो टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड में 1000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का मुद्दा है,
या वो सिर्फ विजय सिंह जी के अपॉइंटमेंट का मामला है, या फिर एसपी ग्रुप के अपने 18.4% स्टेक को सेल आउट करके अपने ऊपर जो कर्ज है उसे चुकाने की बात है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द टाटा के इस मामले का समाधान निकलेगा और वापस से टाटा अपनी लीगेसी को फिर से कायम करेगा और टाटा के ऊपर जो ये अभी विपत्ति आई हुई है बहुत जल्द उसके ऊपर से संकट के बादल छट जाएंगे। बाकी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।